बॉन्डिंग के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज VSEPR थ्योरी, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो इस थ्योरी से निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और देखते हैं कि इसको किसने दिया था, इसके मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं और यह मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिसाइड करने में कैसे हमारा हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VSEPR थ्योरी। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। This theory was for the first time proposed by Powell and then modified by Gillespie and Nihoul. It is useful in deciding the geometry of those polyatomic covalent molecules in which all the atoms or groups remain attached to the central atom only by single bonds, but not by multiple bonds, that is double or triple bonds. तो आपको बताया गया कि VSEPR थ्योरी करती क्या है। तो याद रहे, यह मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिसाइड करती है, वेदर द मॉलिक्यूल इज लीनियर, एंगुलर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, उसका जियोमेट्री कैसा है, इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो VSEPR थ्योरी करती है। क्लियर है। याद रहे, यह थ्योरी उन मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री डिसाइड करती है जहां डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स सेंट्रल एटम के साथ, जो सेंट्रल एटम है, जैसे BeF2 आपने कहा तो वहां बेरिलियम सेंट्रल एटम है जिससे 2 फ्लोरीन एटम जुड़े हैं, या आपने NH3 कहा तो वहां पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जिससे 3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। क्लियर है। तो यहां पर यह थ्योरी उन मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री डिसाइड करने में हेल्पफुल है जिनमें डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो। अगर वहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से एटम्स और ग्रुप्स जुड़े हैं सेंट्रल एटम से, तो यह थ्योरी उस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिसाइड नहीं कर पाती। तो क्या देखा आपने, इस थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया, पावेल ने, जिसको बाद में मॉडिफाई किया जिलेस्पी एंड निहोल ने। और यह थ्योरी उन मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री डिसाइड करने में हमारा हेल्प करेगी, सहायता करती है, जिसमें डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स सेंट्रल एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, न कि मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा। देखते हैं इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है। The main postulates of this theory are as under. The geometry of a polyatomic covalent molecule depends upon the total number of electron pairs, that is bond pairs plus lone pairs present in valence cell of its central atom. तो किसी polyatomic कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जियोमेट्री उसके सेंट्रल एटम, अब ये सेंट्रल एटम क्या होता है, याद रहे, वह एटम जिससे अन्य सभी एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड हों। जैसे H2O में ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम जिससे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं। आगे आप देखेंगे इनकी जियोमेट्री को, इनके अटैचमेंट को। तो आपने देखा कि उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें सारे के सारे एटम्स और ग्रुप सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, उनकी जियोमेट्री सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, याद रहे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बॉन्ड पेयर्स यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुए हैं, प्लस लोन पेयर्स यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो अनशेयर्ड हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। क्लियर है। इन दोनों की जो टोटल संख्या है, कहां पर, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में, केंद्रीय एटम के वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, दैट इज बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या होगी। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट पोस्टुलेट। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर, hence they tend to be at maximum distance from one another
it corresponds to the minimum repulsion, minimum energy and therefore maximum stability। तो याद रहे ये जो सेकेंड पास्टुलेट है एक्चुअल में इस थ्योरी का नाम ही सेकेंड पास्टुलेट में कन्वर्ट हो गया है। देखिए आप, थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूं। सेकेंड थ्योरी का नाम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेचुरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आपको बताया गया कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो नेचुरली वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। रिपल्सन मिनिमम होगा तो सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी, और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। याद रहे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस यूनिवर्स में जितने भी सिस्टम आप देखते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, जो भी सिस्टम आप देखते हैं उन सबका एकमात्र एम है टू गेन स्टेबिलिटी। सबको क्या चाहिए, स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। सारा का सारा यूनिवर्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है। क्या चाहिए उसको, तो यूनिवर्स को स्टेबिलिटी चाहिए। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा। जहां भी रिपल्सन मिनिमम होगा वहां सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है, और एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जो सेकेंड पास्टुलेट है वह जो थ्योरी का नेम है वही सेकेंड पास्टुलेट में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने क्या देखा कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर, हेंस दे टेंड टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इट करिस्पॉन्ड्स टू मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम एनर्जी एंड देयरफॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। देखिए थर्ड पास्टुलेट, इफ वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम कंटेन्स ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then these electron pairs repel one another in same extent so that the geometry of molecule is regular। थर्ड पास्टुलेट बहुत ही खास बताया गया कि अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में केवल बॉन्ड पेयर्स हों, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हों, और एक भी लोन पेयर ना हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो, तो ऐसे केस में जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को समान रूप से रिपेल करते हैं, और ऐसे केस में मॉलिक्यूल की जियोमेट्री रेगुलर होती है। रेगुलर से मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जियोमेट्री वैसी होती है। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जियोमेट्री वैसी होगी। कब, जब सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हो। लेकिन अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ साथ सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में लोन पेयर्स भी हों, जैसा कि आप अमोनिया के केस में, वाटर के केस में, SnCl2 के केस में, इन केसेस में देखेंगे। क्लियर है? तो उस केस में आप देखेंगे कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच अलग अलग टाइप का रिपल्सन ऑपरेट करेगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच, उससे थोड़ा कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और सबसे कम रिपल्सन होगा वहां बॉन्ड पेयर के बीच। ऐसे केस में जब अलग अलग बॉन्ड के बीच अलग अलग टाइप का रिपल्सन काम कर रहा है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी न होकर उसमें कुछ चेंजेज आ जाएंगे। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वहां क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। हम एग्जांपल देखेंगे, आगे सारे एग्जांपल आएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस आएंगे जहां पर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स नहीं हैं, जहां मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर है। रेगुलर से मतलब व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। और ऐसे केसेस भी आएंगे जहां मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में लोन पेयर आ गया है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच अलग अलग टाइप का रिपल्सन ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए देखिए नेक्स्ट पास्टुलेट क्या बोलता है। फोर्थ पास्टुलेट, इफ वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर
along with bond pairs. क्या बताया गया? If valence shell of central atom contains lone pairs along with bond pairs of electrons, then different types of repulsion operates amongst different electron pairs. Here lone pair repulsion is stronger than lone pair bond pair repulsion, and it is in turn more stronger than bond pair repulsion. Thus LP lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair BP bond pair repulsion BP repulsion. In such cases the geometry of molecules get distorted. तो अभी तक आपने क्या देखा? आपको बताया गया कि VSEPR थ्योरी उन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिसाइड करती है जिनमें डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों। दूसरी चीज बताई गई कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे कोवेलेंट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की जिनमें डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो यहां पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में याद रहे बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, उस संख्या पर डिपेंड करेगी। और यहां अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो डिफरेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को समान रूप से रिपेल करेंगे और ऐसे केस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी। क्लियर है? एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज हम BeF2 मॉलिक्यूल का केस लेते हैं, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। वहां पर सेंट्रल आइटम इज बेरिलियम, ये है सपोज सेंट्रल आइटम। ध्यान दीजिए बेरिलियम यहां है, दो फ्लोरीन आइटम से वो जुड़ा है, एक फ्लोरीन आइटम यहां दूसरा यहां। अब बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच एक बॉन्ड पेयर है, आगे हम एग्जांपल में डिटेल में देखेंगे। इस बेरिलियम और इस फ्लोरीन के बीच एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहां बेरिलियम जो कि सेंट्रल एटम है उसके बैलेंस सेल में एक भी लोन पेयर नहीं है। अब होगा क्या? चूंकि ये लोन पेयर्स ये बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे। कब होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर? जब वे 180 डिग्री पर हों, क्योंकि अगर आपने एंगल को घटाया तो ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ध्यान दीजिए जब वो 180 डिग्री पर थे, बॉन्ड पेयर्स के बीच का डिस्टेंस वहां पर मैक्सिमम था, रिपल्सन वहां मिनिमम था, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम थी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम थी। अगर बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल जो है कम कर दिया जाए, नाउ व्हाट विल हैपन? ये बॉन्ड पेयर्स नजदीक आ गए, उनके बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज देयर, आप पढ़ते हो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R घट गया, रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ा मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि मैंने बताया दुनिया का हर सिस्टम क्या चाहता है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहता है। तो नेचुरली यहां बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से कम नहीं हो सकता। 180 डिग्री से अगर ज्यादा भी किए, मान लीजिए बॉन्ड एंगल आपने बढ़ा दिया, तो फिर से डिस्टेंस घट जाएगा और रिपल्सन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये कि BeF2 में दोनों बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे ताकि रिपल्सन मिनिमम रहे, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम रहे और स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे। और इस केस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नेचुरली कैसी होगी? लीनियर। BeF लीनियर, देख सकते हैं रेखीय होगी। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम BeF3 मॉलिक्यूल का केस लेते हैं। BeF3 व्हाट विल हैपन? BeF3 के केस में आप देखेंगे कि सेंट्रल आइटम जो है वह बोरॉन है। यहां ध्यान दीजिए, ये बोरॉन है सेंट्रल आइटम, 3 फ्लोरीन से वो जुड़ा हुआ है। क्लियर है? कितने फ्लोरीन से जुड़ा है? 3 फ्लोरीन आइटम से वो जुड़ा हुआ है। अब इनके बीच अगर सेम रिपल्सन काम कर रहा है, बॉन्ड पेयर, ये B और F, BF, इनके बीच एक एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके बीच सेम रिपल्सन अगर ऑपरेट कर रहा है, मींस ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे।
और एक ही प्लेन में लाई करेंगे ताकि रिपल्सन मिनिमम रहे, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम रहे और स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे। ऐसे केस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री BEFFF कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो नेचुरली 120 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को इक्वली रिपेल करते हैं। ऐसे केस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? रेगुलर होती है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी होती है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, CH4 का सपोज हम एग्जांपल लेते हैं। किसका? CH4 मॉलिक्यूल का। कैसा होगा CH4 मॉलिक्यूल? जस्ट एक मिनट, ये देखिए CH4 सेम टाइप का रिपल्सन ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है? यहां मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ध्यान दीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स CH बॉन्ड के। क्लियर है? सेम टाइप से रिपेल कर रहे हैं। एक दूसरे से आप देखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट पर होंगे, कैसे भी देख लीजिए आप, और उनके बीच सेम रिपल्सन ऑपरेट करेगा। ज्योमेट्री कैसी हुई? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यहां होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि रेगुलर बॉन्ड एंगल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। पीछे आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो आपने देखा कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में अगर केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को इक्वली रिपेल करते हैं। ऐसे केस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होती है। आगे हम रेगुलर ज्योमेट्री का पूरा एक अलग से चार्ट बना करके देंगे आपको, किस केस में कितने बॉन्ड पेयर्स होने पर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे तो ज्योमेट्री कितनी होगी। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर्स के साथ लोन पेयर आ गया, जैसा कि अमोनिया के केस में देखने को मिलेगा, वाटर के केस में, SnCl2 के केस में, और बहुत सारे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। लगभग केमिस्ट्री के सारे एग्जांपल VSEPR थ्योरी के अंतर्गत जो ज्योमेट्री से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं सारे डिस्कस होंगे यहाँ। क्लियर है? तो उस केस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्ट होने से मतलब बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, जो हम रेगुलर ज्योमेट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी बजाय कुछ और हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के केस में। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है। लास्ट पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीज ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स. It is the highest for 90 degree, intermediate for 120 degree and is the least for 180 degree. तो आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच जो एंगल है वह बढ़ने के साथ साथ जो रिपल्सन है वो डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन कितने डिग्री के लिए है? तो 90 डिग्री के लिए है। इंटरमीडिएट कंडीशन किसके लिए आया? 120 डिग्री के लिए। और लीस्ट रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच कब काम करता है? जब वे 180 डिग्री पर होते। क्लियर? चलिए ये पोस्टुलेट्स हो गए। बारी आई एप्लीकेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी के एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस आप जानते हैं, यह थ्योरी मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिसाइड करती है, लेकिन एक लिमिटेशन है, उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स और ग्रुप्स हैं वो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होने चाहिए, वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम, the regular geometry of different types of molecules with bond angles and examples are listed here. तो मैंने अभी बताया था कि एक लिस्ट बना करके, एक टेबल बना करके हम रेगुलर जियोमेट्री को डिटेल करेंगे। यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और साथ साथ वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, उस केस में मॉलिक्यूल की रेगुलर जियोमेट्री क्या क्या होगी उसकी लिस्टिंग की गई है। आगे देखिए, यहां पर कॉलम देखिए, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नेक्स्ट है जियोमेट्री, बॉन्ड एंगल एंड एग्जांपल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बैकबोन।
यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो पेपर पूरा ही नहीं होता केमिस्ट्री का, बहुत ही खास। देखते जाइए आप। अगर मॉलिक्यूल AB2 टाइप का है, किस टाइप का है? AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, जैसा कि BeF2 का केस मैंने बताया था। सेंट्रल एटम इज A और उससे 2 B एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। ध्यान दीजिए ABB। ऐसे केस में अभी कुछ देर पहले मैंने BeF2 का केस लिया था। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि इसी कंडीशन के लिए रिपल्सन लिस्ट होगा, सिस्टम की एनर्जी लिस्ट होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये देखिए AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स यहां पर 2 हैं, उस केस में ज्योमेट्री लीनियर होगी ABB। यहां ये जुड़े हुए हैं 180 डिग्री लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं? रेड डालिए, BeF2, BeCl2, ZnCl2, CdCl2, HgCl2। बहुत ही खास कौन कौन से, ध्यान दो, BeF2, BeCl2, ZnCl2 कैडमियम क्लोराइड, CdCl2, HgCl2, ये सब हैं। लेकिन यहां इसी टाइप के 2 मॉलिक्यूल PbCl2 और SnCl2 आगे आकर के पढ़ोगे, वो लीनियर नहीं होते, क्योंकि उनमें लोन पेयर पाया जाता है इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन इन सब के केस में ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर है। चलिए आगे, AB3 टाइप का अगर मॉलिक्यूल है, वैलेंस सेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वैसे केस में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मिनिमम रिपल्सन के लिए जरूरी है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर हों, सेम प्लेन में लाई करें। ऐसे केस में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एग्जाम्पल है BF3, BCl3, AlCl3, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये देखिए AB3 टाइप का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स यहां पर कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। ये देखिए A था सेंटर में, BBB, यहां पर बॉन्ड पेयर्स हैं टोटल 3। क्लियर है? ऐसे केस में ज्योमेट्री कैसी हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एग्जाम्पल इज BF3, BCl3, AlCl3। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी, AB4 टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो, किस टाइप का? AB4, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 हो। ऐसे केस में मैंने बताया कि सेम रिपल्सन ऑपरेट करने के लिए जरूरी है कि सारे बॉन्ड पेयर्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो, लाइक दिस। कैसे अरेंज्ड हो? टेट्राहेड्रली, सब जगह एंगल सेम होगा। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। याद रहे, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। क्लियर है? ये बॉन्ड्स ऐसे हैं, याद रहे, ये प्लेनर नहीं है, अलग हैं। क्लियर है? तो ऐसे केस में ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जाम्पल है, रट डालिए, CH4, CCl4, SiF4, याद रहे कार्बन फैमिली का सिलिकॉन लगा दिया गया है, SiF4, SiCl4, ये सब एग्जाम्पल है किसके? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल के। रेगुलर एग्जाम्पल है ये सब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है, ऐसे केस में आप देखेंगे मिनिमम रिपल्सन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक दूसरे को ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वे में अरेंज करेंगे। वहां पर 3 जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, लाइक दिस, जैसा BF3 के केस में आपने देखा था। जबकि एक बॉन्ड पेयर इस प्लेन के परपेंडिकुलरली अबव होगा, लंबवत ऊपर होगा, और दूसरा परपेंडिकुलरली बिलो होगा। ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक ऊपर की ओर ऐसा पिरामिड बन रहा है बाय पिरामिडल, और एक नीचे की ओर पिरामिड बनेगा लाइक दिस, इस टाइप से। क्लियर है? तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल है इसका PF, कौन है एग्जाम्पल? ये देखिए PF5, PCl5, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? बहुत ही खास। याद रहे, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे, और कोई लोन पेयर का केस यहां नहीं है। क्लियर है? एग्जाम्पल किसका आया? PF5, PCl5। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? तो याद रहे, यहां जो एक सेम प्लेन में जो
इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे 120 डिग्री पर थे, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो परपेंडिकुलरली अबव था उससे 90 डिग्री बना रहे थे। ध्यान दीजिए, सपोज हम PCl5 बोल रहे हैं, P Cl Cl Cl, तीन है यहाँ, एक चौथा Cl ऊपर, पांचवा Cl नीचे, तो बॉन्ड एंगल एक तो 120 डिग्री का बनेगा और दूसरा 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है, 90 डिग्री। आगे इसका केस आप पढ़ भी चुके हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में आया था। इन बॉन्ड्स को हम नॉन एक्सियल बॉन्ड्स बोलते थे, जबकि जो ऊपर और नीचे हैं उनको एक्सियल बॉन्ड्स बोलते थे। ये जो नॉन एक्सियल है इनका नाम था इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल बॉन्ड्स और इक्विटोरियल बॉन्ड्स के बीच वहां बॉन्ड एंगल आता था 120 डिग्री, जबकि इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच बॉन्ड एंगल आता था 90 डिग्री। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। AB6 टाइप का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जहां 6 है, ज्योमेट्री वहां ऑक्टाहेड्रल आएगी। कैसी आएगी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए, मिनिमम रिपल्सन के लिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्टाहेड्रली अरेंज करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, सेम प्लेन में, मान लीजिए सेंट्रल एटम है, सेम प्लेन में 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जबकि एक उसके ऊपर होगा लाइक दिस, ऐसा, और दूसरा नीचे होगा। ज्योमेट्री कहलाती है ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए, एक ऐसा बन रहा है ऊपर साइड और सेम वैसा ही नीचे साइड बन रहा है। ज्योमेट्री क्या कहलाती है? ऑक्टाहेड्रल। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। ये देखिए, ए बी बी बी, 4 सेम प्लेन में है और एक ऊपर है, दूसरा नीचे है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। एग्जाम्पल इज SF6। कौन है इसका एग्जाम्पल? तो SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अगर AB7 टाइप का मॉलिक्यूल है जहां सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, ऐसे केस में क्या होगा देखिए। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं, उस केस में मिनिमम रिपल्सन के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को पेंटागोनल बायपिरामिडल वे में अरेंज करते हैं। पेंटागोनल बायपिरामिडल, वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेम प्लेन में रहते हैं, एक दूसरे से 72 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लाइक दिस, 72 डिग्री का एंगल, पेंटागोनल प्लेन बनता है। कैसा गोन? पेंटागोनल प्लेन बनता है। एक उस प्लेन के परपेंडिकुलरली अबव होगा, दूसरा बिलो होगा। क्लियर है? तो यहां पर जो सेम प्लेन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच 72 डिग्री का एंगल बनता है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो परपेंडिकुलर ऊपर में बॉन्ड पेयर है उसके साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहां बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री आता है। एकमात्र वेल नोन एग्जाम्पल इसका है IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हो, लोन पेयर्स प्रेजेंट ना हो, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होती है। और वो रेगुलर ज्योमेट्री क्या क्या है वो इस टेबल में आपको दिख गया। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हों, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, उस केस में क्या होगा? आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को अलग अलग प्रकार से रिपेल करेंगे। वहां पर सबसे स्ट्रांग रिपल्सन लोन पेयर के बीच होगा, उससे थोड़ा कमजोर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच होगा, और सबसे कमजोर रिपल्सन काम करेगा बॉन्ड पेयर्स के बीच। ऐसे केस में चूंकि अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स अलग अलग ढंग से रिपेल कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री किस मॉलिक्यूल के लिए कैसी होती है, ये आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे एग्जांपल लेने जा रहे हैं जहां पर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। देखिए क्या लिखा है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर्स एलोंग विथ बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जिनके वैलेंस सेल में बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, उनकी ज्योमेट्री एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल है ज्योमेट्री ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, यानी अमोनिया मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री की बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, इन NH3 मॉलिक्यूल The central nitrogen atom is sp3 hybridized। याद रहे, चूंकि हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा हमने रेफरेंस ले लिया है यहाँ पर।
क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो रेगुलर जियोमेट्री होती है उससे कैसे डिस्टॉर्शन हो रहा है इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हमने थोड़ा सा रेफरेंस लिया है हाइब्रिडाइजेशन का भी यहाँ पर। इन NH3 मॉलिक्यूल दिस सेंट्रल नाइट्रोजन आइटम इज sp3 hybridized and contains in all 4 electron pairs in its valence shell, of which 3 are bond pairs while rest 1 is lone pair. Due to presence of a lone pair of electrons, the molecule has a trigonal pyramidal geometry. तो आप देखेंगे कि अमोनिया में सेंट्रल नाइट्रोजन एटम के वैलेंस सेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। कैसे आया ये देखिए, इसके लिए एक फार्मूला भी है जो वेल नोन फार्मूला है। हम अप्लाई करके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? किसी मॉलिक्यूल में, किसी आयन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है हम इजीली पता कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। आगे हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अगर कोई स्पीसीज दी हुई है then how you can decide hybridization state in different atoms of this species. स्पीसीज के अलग अलग एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है आप कैसे पता कर सकते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, जस्ट अगले वीडियोस में हो सकता है कि वो आ जाए। तो यहाँ पर NH3 में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड हुआ? देखिए n यहाँ पर हम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने पास 2 आ रहे हैं वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 आ रहे हैं sp2 होगा, 4 आ रहे हैं sp3 होगा, 5 आ रहे हैं sp3d होगा, लाइक दिस। तो यहां पर आप n दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल होता है 1/2 इंटू v। व्हाट इज v? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज v, प्लस m इज मोनोवैलेंट एटम। सेंट्रल एटम से कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं। मोनोवैलेंट एटम से मतलब हमारे यहां हाइड्रोजन या हैलोजन से होता है यूजुअली। प्लस ए इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन आयन। अगर वह एनायन है, नेगेटिव आयन है, तो उस पर कितना चार्ज है वह प्लस होगा, माइनस सी। और अगर वह कैटायन है दैट इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। व्हाट इज सी? नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। अगर वह कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, तो उस पर कितना चार्ज है वो माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत ही वेल नोन फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका बहुत हेल्प करेगा हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने में। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड होगा? n। व्हाट इज n? दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसकी संख्या हमको फाइंड होगी 1/2 इंटू v प्लस m प्लस a माइनस c। व्हाट इज v? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। What is m? Number of monovalent atoms attached with central atom. What is a? That is number of charge on an ion, and c that is number of charge on cation. अप्लाई करते हैं अमोनिया के केस में, इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 5। अमोनिया में सेंट्रल आइटम इज फास्फोरस, सेंट्रल आइटम इज नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। वैलेंस सेल इज सेकेंड सेल, 1s2 इज इनर सेल, 2s2 2p3 सेकेंड सेल इज वैलेंस सेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2, s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई 5 प्लस 3 NH3। नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? मोनोवैलेंट आइटम्स दैट इज 3। तो यहां पर 5 प्लस 3 प्लस a NH3 इज नॉट एन आयन दैट इज मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल है, एनायन नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो a और c का वैल्यू 0 हो गया। तो 1/2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 0 दैट इज 8/2 4 बॉन्ड पेयर्स आ गया। 4 बॉन्ड पेयर्स यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। क्लियर है? तो यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमको पता चल जाए तो उस केस में हमको पता चल जाता है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो अमोनिया के केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। जियोमेट्री इसकी कैसी होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल, लेकिन नहीं होती। इसकी जियोमेट्री सिंपली ट्राइगोनल पिरामिडल, या उसको आप पिरामिडल भी कई बार बोलते हो, पिरामिडल होती है। देखिए कैसे, ध्यान दो, ये देखिए आप यहां पर अगर मॉलिक्यूल की जियोमेट्री रेगुलर होती यानी सारे के सारे चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर बॉन्ड पेयर्स होते तब क्या होता?
तब वो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ, या चारों इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रखते। कौन सा अरेंजमेंट रखते? टेट्राहेड्रल। वहां पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता, लेकिन इस केस में थोड़ा अलग है। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 N और H के बीच तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन एक लोन पेयर है। ये जो ऑर्बिटल है उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो यहां सेंट्रल नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। अब यहां रिपल्सन 2 टाइप का दिख रहा है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन है। लेकिन यहां का रिपल्सन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ये रिपल्सन स्ट्रॉन्गर है, ये रिपल्सन कमजोर है। पढ़ चुके हो आप लोग, लोन पेयर रिपल्सन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कमजोर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो ये सबसे कमजोर रिपल्सन, ये स्ट्रॉन्गर रिपल्सन। व्हाट विल हैपन? ये बॉन्ड्स ऐसे, इन पर प्रेशर पड़ेगा, ये नजदीक आएंगे। याद रहे, लोन पेयर ज्योमेट्री डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ज्योमेट्री कैसी हो गई? पिरामिडल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 एक पिरामिड जैसा बन गया। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल, जो बेस है वो ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल पिरामिडल, NHHH। लोन पेयर ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता। क्लियर है? और बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट हुआ करता था, वो थोड़ा डिक्रीज हो गया जब बॉन्ड नजदीक आए, थोड़ा डिक्रीज हो गया, और वो हो गया अबाउट 107 डिग्री। कितने का हो गया? तो अमोनिया का जो जियोमेट्री है वह कैसा है? पिरामिडल है, और बॉन्ड एंगल वहां जो रेगुलर बॉन्ड एंगल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, उससे थोड़ा कम है। कितना है? 107 डिग्री। देखिए आगे क्या लिखा है। Here lone pair bond pair repulsion is more stronger than bond pair repulsion. Hence N-H bonds come close together and bond angle gets reduced to 107 degree from 109 degree 28 minute, that is normal bond angle of sp3 hybridization. Thus the geometry of molecules gets distorted from tetrahedral to trigonal pyramidal. तो अमोनिया के केस में आपने देखा कि सेंट्रल नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर्स थे, एक लोन पेयर था। 2 अलग अलग टाइप का रिपल्सन वहां ऑपरेट हो रहा था। एक था लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और दूसरा था बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इस केस में आपने देखा कि चूंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन एक कमजोर रिपल्सन था, वीकर था एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, हुआ क्या? जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ये स्ट्रॉन्गर थे, ये बॉन्ड्स पर दबाव पड़ा, ये नज़दीक आ गए, बॉन्ड एंगल घट गया, और ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल, याद रहे अगर ये बॉन्ड पेयर होता तो ये जो है ज्योमेट्री डिसाइड करने में हेल्प करता। चूंकि लोन पेयर है, ये ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करेगा, हटा दिया इसको मैंने। ज्योमेट्री कैसी हो गई? तो ट्राइगोनल, ये देखिए ट्राइगोनल बेस, ट्राइगोनल पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट कर हो गया 107 डिग्री। आगे डायग्राम भी शो किया गया है, ये देखिए सेंट्रल नाइट्रोजन एटम NH बॉन्ड्स, उनके बॉन्ड पेयर्स दिखाए गए हैं। ये दूसरा NH बॉन्ड, ये तीसरा NH बॉन्ड, उनके बॉन्ड पेयर्स, और ये लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल लोन पेयर है, उसमें एक ये डॉट से शो किया गया है लोन पेयर को। क्लियर है? यहाँ पर ये जो रिपल्सन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये जो रिपल्सन्स हैं ये कमजोर हैं। नेचुरली बॉन्ड्स पर प्रेशर पड़ेगा, बॉन्ड्स पर दबाव पड़ेगा, बॉन्ड्स नजदीक आएंगे, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर कितना हो जाता है? 107 डिग्री। क्या देखा आपने? फिगर देखिए, जियोमेट्री ऑफ NH3 मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल। द ज्योमेट्री ऑफ PH3, ध्यान दीजिए NH3 जैसा और कौन कौन होता है? किसके वैलेंस शेल में एक लोन पेयर होता है और वो भी अमोनिया लाइक ज्योमेट्री रखते हैं? तो PH3, N को हटाकर उसी फैमिली का फास्फोरस रख दिए, PH3, ASH3, PF3, H की जगह फ्लोरीन लगा दिया, PF3, NCl3, अमोनिया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, NCl3, NF3, PCl3 एटसेट्रा।
आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ NH3। इन सारे की जियोमेट्री अमोनिया जैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। तो ये बिल्कुल रट डालिए, PH3, ASH3, PF3, NF3, NCl3, PCl3, all these have trigonal pyramidal geometry because they contain a lone pair of electron in valence shell of central atom along with 3 bond pairs। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट केस, इस कैटेगरी का और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, दैट इज जियोमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, इन H2O मॉलिक्यूल द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज sp3 hybridized and contains in all 4 electron pairs in its valence shell, of which 2 are bond pairs while rest 2 are lone pairs। Due to presence of 2 lone pairs, the molecule has angular, bent और V-shaped geometry। तो आपने देखा कि H2O मॉलिक्यूल में सेंट्रल ऑक्सीजन एटम के वैलेंस सेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां सेंट्रल ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये देखिए यहां पर n का वैल्यू काउंट किया गया है, n दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहां n का वैल्यू है n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v प्लस m प्लस a माइनस c। v नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। तो आउटर सेल में 2s2 2p4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर v का वैल्यू हो गया 6। m नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, H2O में ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन एटम यानी 2 मोनोवैलेंट एटम्स जुड़े हुए हैं। तो क्या देखा आपने, m का वैल्यू 2 हो गया। a दैट इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, H2O न तो एनायन है न ही कैटायन है, तो नेचुरली a और c के वैल्यू 0 रखे जाएंगे। तो क्या आया यहाँ पर वैल्यू 4 आ गया। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं, किस हाइब्रिडाइजेशन में? आंसर इज sp3। तो यहाँ पर H2O के केस में सेंट्रल ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके वैलेंस सेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और रेस्ट 2 कैसे हैं, लोन पेयर्स हैं। आप देखेंगे कि लोन पेयर्स के प्रेजेंस के कारण, जैसा कि अमोनिया के केस में हुआ था, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ था। यहां पर 2 लोन पेयर हैं। अमोनिया के केस में सेंट्रल नाइट्रोजन एटम के वैलेंस सेल में केवल 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? नेचुरली बॉन्ड एंगल और ज्यादा डिक्रीज होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से डिक्रीज होकर के यह 104.5 डिग्री का हो जाता है। किसके केस में? इन केस ऑफ वाटर। देखिए कैसा होगा, आपको डायग्राम दिखाते हैं। सपोज ये है वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये है सपोज, यहां पर सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, सपोज इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड पेयर्स, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड पेयर्स, और ये हैं सपोज 2 लोन पेयर। याद रहे, अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में जो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं, अगर सब के सब बॉन्ड पेयर्स होते तो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती। लेकिन यहां केस क्या बन रहा है, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, रेस्ट 2 लोन पेयर्स। अब लोन पेयर्स के प्रेजेंस के कारण यहां पर 3 अलग अलग टाइप के रिपल्सन ऑपरेट कर रहे हैं। लोन पेयर रिपल्सन जो कि सबसे स्ट्रांग है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। याद रहे, सबसे स्ट्रांग रिपल्सन यहां है लोन पेयर, इन दोनों को हमने लोन पेयर कहा है। लोन पेयर रिपल्सन सबसे स्ट्रांग है। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है थोड़ा वीकर हैं, और सबसे कमजोर है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सबसे ज्यादा इस पर दबाव पड़ेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होकर के 104.5 डिग्री का हो जाता है, यानी अमोनिया से भी कम। ज्योमेट्री कैसी होगी? मैंने बताया कि ये लोन पेयर ज्योमेट्री डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करती। ज्योमेट्री इज वी शेप्ड, एंगुलर, कैसी होगी? एंगुलर होगी और वी शेप्ड होगी। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? बेंट होती है, यानी मुड़ी हुई, एंगुलर होती है और वी शेप्ड होती है। आगे देखिए क्या लिखा है,
Here, the decreasing order of repulsion amongst different electron pairs is as under. ऑलरेडी बताया जा चुका है, यहां 3 टाइप के रिपल्सन ऑपरेट कर रहे हैं. सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लोन पेयर है LP-LP, देन LP-BP, और सबसे कमजोर है BP-BP, यानी बॉन्ड पेयर रिपल्सन. नेचुरली बॉन्ड पेयर्स पर प्रेशर होगा, दबाव पड़ेगा, बॉन्ड पेयर्स नजदीक आएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू से. क्या देख रहे हैं? हेंस O-H bonds come close together and bond angle gets reduced to 104.5 degree from 109 degree 28 minute. That is normal bond angle of sp3 hybridization. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल. ऑलवेज रिमेंबर 104.5 डिग्री. Thus, the geometry of water molecules becomes angular, bent और V-shaped. तो वाटर मॉलिक्यूल की जियोमेट्री कैसी हो जाती है? एंगुलर हो जाती है, बेंट हो जाती है और V-shaped हो जाती है. आगे डायग्राम शो किया गया है. ये देखिए, ऑक्सीजन यहाँ सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस सेल में 2 लोन पेयर हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. याद रहे, ऑलरेडी बता चुका हूं, H2O में सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और इसके अलावा यहां पर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच. ये देखिए, यहां बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग से, एक बॉन्ड पेयर ये, दूसरा बॉन्ड पेयर ये. इनके बीच सबसे कमजोर रिपल्सन है, दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन. यहां है लोन पेयर रिपल्सन, यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन. नेचुरली चूंकि ये रिपल्सन जो है बॉन्ड पेयर सबसे कमजोर है, इस पर दबाव पड़ता है, बॉन्ड्स नजदीक आते हैं, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104.5 डिग्री का हो जाता है और जियोमेट्री एंगुलर हो जाती है. याद रहे, ये लोन पेयर जियोमेट्री डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे. तो यहां पर क्या शो किया गया है? जियोमेट्री ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, एंगुलर, बेंट और V-shaped. हाँ, द जियोमेट्री ऑफ H2S, H2SE, H2TE etc. आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ H2O. H2O जैसी ही जियोमेट्री आप देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, इनके हाइड्राइड जो हैं दैट इज H2S, H2SE, H2TE, इनकी भी जियोमेट्री किसके समान होती है? वाटर के समान. तो रटने की जरूरत नहीं है, वाटर की जियोमेट्री मालूम है तो H2O का ऑक्सीजन हटाकर उसी फैमिली का मेंबर सल्फर लगा दिया गया, सेलेनियम लगा दिया गया, टेल्यूरियम लगा दिया गया, तो उसकी भी जियोमेट्री सेम होगी. हाँ, बॉन्ड एंगल में डिफरेंसेस आते हैं जिसको हम इनऑर्गेनिक सेक्शन में और क्लियर करेंगे, इलेबोरेट करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि VSEPR थ्योरी है क्या, इसके पास्टुलेट्स क्या क्या हैं. साथ में आपने देखा कि जब मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में अगर बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, लोन पेयर्स ना हों, उस केस में मॉलिक्यूल की रेगुलर जियोमेट्री कौन कौन सी हो सकती है, उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जिनकी जियोमेट्री रेगुलर होती है. साथ में कुछ हमने एग्जाम्पल ऐसे भी देखे जहां सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर्स भी था. 2 एग्जाम्पल आपके सामने आया था, अमोनिया और वाटर का केस. उनकी जियोमेट्री को भी हमने डिस्कस किया. हमने देखा कि जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में, वहां पर जियोमेट्री में डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा. अब कुछ और एग्जाम्पल की बारी आई. याद रहे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मॉलिक्यूल के जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि इन जनरल आपके सिलेबस में जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं लगभग सारे की जियोमेट्री को हम कवर करेंगे. याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं. अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो पेपर पूरा ही नहीं होता. चलिए, तो आपने देखा कि VSEPR थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ आ सकते हैं. इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे. हाँ, आपकी जनरली शिकायत रही है कि ये जो क्लासेस लग रहे हैं इनके PDF नोट्स हमको कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपकी शिकायत दूर कर दी गई है. आप chemistryforcompetition.com इस वेबसाइट पर जा कर के बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं PDF नोट्स. क्लास 10th, 11th, 12th का केमिस्ट्री नोट्स PDF फॉर्म में मैक्सिमम आपको वहाँ पर मिल जाएगा. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.